हाय स्टूडेंट्स, केडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बेटे कल एग्ज़ाम है और तैयारी आपकी अच्छी होगी। चलिए, एग्ज़ाम की खुशी में मैं एक कंटेंट लेकर आया हूँ, ठीक है। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बेटे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ताकि हर बच्चे का फ़ायदा हो जाए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। और वो क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो किससे हैं भैया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जिसको मैं कहूँगा कोलराउस का नियम, ठीक है बेटा। तो पेपर में पूछ लेता है कोलराउस का नियम क्या है एवं इसके अनुप्रयोग दीजिए, ठीक है बेटा। तो कोलराउस का जो नियम है, कोलराउस ने जो नियम दिया था वो कब दिया था? तो कोलराउस ने मतलब आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के लिए एक प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद उसने जो अपना नियम दिया था जिसे हम कोलराउस नियम कहते हैं। तो अगर मैं आपको ये बात बता दूं, लैम्डा इन्फिनिट एम HCl, मतलब HCl की जो सीमांत मोलर चालकता का मान, मतलब HCl की सीमांत मोलर चालकता का जो मान होता है वो इसके किसके बराबर भैया? कैटायन और एनायन की मोलर चालकता के योग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो कॉमन है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटय की अनंत अनुता पर मोलर मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो अनंत अनंता पर मोलर चालकता, या जिसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोलराउस नियम के अनुप्रयोग जान लेते हैं, बहुत जल्दी करके हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है। जान लेते हैं किसके बारे में बेटे? अनुप्रयोग के बारे में। जैसे कि वो कह रहा है दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलर चालकता ज्ञात करने में, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो दुर्बल विद्युत अपघटय होता है तो उसकी मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका एक न्यूमेरिकल है, वो मैंने करा रखा है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, वहीं यूज़ होता है। नेक्स्ट, दुर्बल विद्युत अपघटय की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। तो दुर्बल विद्युत अपघटय की जो वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो वियोजन की मात्रा जो हमारा अल्फा होता है, अल्फा बराबर जो हमारा होता है लैम्डा एम, मतलब मोलर चालकता, बटे लैम्डा इन्फिनिट एम, मतलब सीमांत मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होता है। और अगर हमें वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है के ए, ठीक है, वियोजन स्थिरांक बराबर हमारा होता है सी, सी सांद्रता होता है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है बेटा। ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। तो ये वियोजन स्थिरांक का ही फॉर्मूला है कि, चलिए आगे, छद्म या आभासी एक अणुक अभिक्रिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता तो इसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो आभासी एक अणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटे? जिनमें अभिक्रिया की कोटि तो क्या होती है? अलग होती है, और आणविकता अलग होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि एक परंतु आणविकता एक से अधिक होती है छद्म या आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। कैसे? देखो जरा, एथिल एसीटेट, ये किसका सूत्र है भैया? हमारा एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल बन रहा है। तो हमें देखने पर यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आणविकता कितनी हुई भाई? 1 मोल तो ये हो गया, 1 मोल ये हो गया, तो कितनी होगी आणविकता? 2। बट कोटि कितनी होती है यहाँ पर? 1, क्योंकि हम बता दें आपको, कोटि जो ज्ञात करते हैं एक प्रायोगिक क्या है? मेथड है, मतलब इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कोटि को, ना कि हम सैद्धांतिक तरीके से देखकर बता सकते हैं, जैसे हमने आणविकता को देखकर बता दिया, ठीक है बेटा। क्योंकि इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो 2 है, कोटि 1 है। अभिक्रिया की उपरांत जल की सांद्रता में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होता, अतः वेग समीकरण जो बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी भैया? दर मतलब वेग बराबर किसके होगा? के कांस्टेंट हो गया हमारे यहाँ पर। तो सांद्रता किसकी लेंगे हम? पहले इसकी, एथिल एसीटेट की सांद्रता, और जल की सांद्रता शून्य क्यों मान लिए? क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसे कांस्टेंट मान लेंगे। तो जल की सांद्रता को क्या मान लेते हैं भैया? कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमारे पास वेग का नया फॉर्मूला मतलब कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? के बराबर के डैश H2O लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे, द्रव स्नेही तथा, अगला क्वेश्चन है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर होता है? या फिर पूछ सकता है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। अंतर भी पूछ सकता है, किसे भी कहते हैं,
ठीक है बेटा। या फिर पूछ सकता है उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय कोलाइड में विभेद करो, ठीक है, या इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मैंने सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर लिख दिया है किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगर डेफिनेशन हमें करने के लिए आती है तो भी हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, और अगर हमें क्या करने के लिए आता है, डिफरेंट करने के लिए आता है, वो भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट क्या है, जो हमारे पास उत्क्रमणीय सोल होते हैं ये अत्यधिक क्या होते हैं, जलयोजित होते हैं, जबकि ये अधिक जलयोजित नहीं होते। दूसरा टर्म्स, इनकी कोलाइडी विलयन अधिक स्थायी होता है, अर्थात इनके कोलाइडी विलयन का आसानी से अपक्षेपण नहीं होता, किसका भैया, द्रव स्नेही का। जबकि द्रवरोधी का क्या होता है, ये कोलाइडी विलयन कम स्थायी होते हैं, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, अपक्षेपित हो जाते हैं, या इनका अपक्षेपण हो जाता है। नेक्स्ट, तीसरा टर्म्स कह रहा है प्रेक्षेपित कण अति सूक्ष्म दर्शी से न तो दृश्य होते हैं और न ही इन्हें पहचाना जा सकता है, ठीक है बेटा। जबकि ये कह रहा है प्रेक्षित कण यद्यपि देखे नहीं जा सकते लेकिन इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या कर सकते हैं भैया, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगला, इनके कणों पर बहुत कम या शून्य आवेश होता है, जबकि इनके कणों पर क्या होता है, एक निश्चित धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है बेटा। तो याद रखेंगे, जो हमारे पास जो द्रवस्नेही कोलाइड होते हैं इनको ही उत्क्रमणीय कोलाइड कहा जाता है, और द्रवरोधी जो होते हैं इनको कौन सा कहा जाता है भैया, अनुत्क्रमणीय कोलाइड कहा जाता है, ठीक है बेटा। और भी आगे जान लेते हैं इनके एग्जाम्पल। तो द्रवस्नेही के जो एग्जाम्पल आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, गोंद है, जिलेटिन है, ठीक है बेटा, आदि के जल में कोलाइड, ठीक है। स्टार्च, धातु, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु सल्फाइड, ये किसके हैं, हमारे द्रवरोधी सोल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर भी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है बेटा, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, आप लोग जानते हैं क्या, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के या मानक अपचयन विभव के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या हैं, दो अनुप्रयोग का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अगर पेपर में ज़्यादा पूछ ले तो फिर आपको खुद याद रखना पड़ेगा, वैसे अधिकतर दो ही पूछेगा, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग क्या कहता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया। एग्जाम्पल यहाँ से हम कवर करेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो Zn क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और क्या बनाएगा, ZnSO4, और Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये टर्म्स हमारा क्लियर हो जाता है। अगला टर्म्स कहता है जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव क्या होते हैं, अधिक धनात्मक होते हैं या फिर कम ऋणात्मक होते हैं, वे कैसे होते हैं भैया, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव का मान क्या होता है, अधिक ऋणात्मक होता है, वे प्रबलतम अपचायक होते हैं। जैसे लिथियम क्या है भैया, प्रबलतम अपचायक है, क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे जान लेते हैं, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। जबकि ये क्वेश्चन मैंने दूसरे टर्म से पढ़ा है, जबकि क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष को उदाहरण देकर समझाइए, लेकिन मैंने जो बताया क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है पेपर के अंदर, फ्रैंकल और शॉटकी दोष में क्या अंतर है। तो आपको जो भी अंतर देना है बेटे, लाइन खींच के एक तरफ क्या लिखना है, फ्रैंकल, और एक तरफ लिखना है शॉटकी, इस तरह से ये अंतर देना है। हालांकि मैंने यहाँ तो अलग अलग डिफाइन किया है। तो फ्रैंकल दोष जो होता है बेटे, हमें पता है फ्रैंकल दोष में क्या होता है, लघु आयन जो होता है अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर, क्योंकि हमने जाना है जो हमारे पास आयन होते हैं इस तरह से, तो लघुतर आयन जो होता है अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है बेटा, या फिर अंतराकोश में चला जाता है। लुप्त होकर कहाँ चला जाता है, अंतराकोश में। अब अंतराकोश में जाएगा तो जिस स्थान से जाएगा वहां तो रिक्तिका दोष, और जहां पर जाएगा वहां पर अंतराकाशी दोष होगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये दोष भी साधारणतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब किया जाता है। ध्यान रखना, जो मेरा फ्रैंकल या शॉटकी दोष है इसको कौन, आयनिक कंपाउंड ही क्या करते हैं बेटे, या आयनिक ठोस ही क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें लघु आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकोश में चला जाता है, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। अब खुद सोचो, इसे विस्थापन दोष भी कह देते हैं बेटे। अब खुद सोचो कि जब अपने स्थान से मतलब कि अंतराकोश में जा रहा है तो घनत्व पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वही तो है। तो ठोसों के घनत्व को परिवर्तित, मतलब ठोसों के घनत्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी हम बोल सकते हैं। यह दोष उन आयनिक यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें आयनों का आकार में क्या होता है, अधिक अंतर होता है, जैसे ZnS, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं शॉटकी दोष पर। तो शॉटकी दोष क्या है बेटे हमारा, इसमें क्या होता है, इसमें याद रखना विद्युत उदासीनता बनी रहती है, अर्थात इसमें
होता क्या है, धनायन के समान ऋणायन भी क्या होते हैं, लुप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर देखेंगे ये दो साधारणतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, बिल्कुल भैया मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें आयन अपनी सामान्य स्थिति से लुप्त हो जाता है, जिससे जालक रिक्तिका निर्मित हो जाती है। लेकिन विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होती है बेटे, इसमें बराबर होती है। तो इस दोष में क्रिस्टलीय ठोसों का घनत्व कम हो जाता है। यह दोष उन आयनिक यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें धनायन ऋणायन लगभग कैसे होते हैं, मतलब समान आकार के होते हैं, जबकि उनमें आकारों में क्या होता है बेटे, अंतर होता है। जैसे NaCl, KCl, CHCl, AgBr। अब यहाँ पर स्पेशल पॉइंट आ गया, देखो AgBr इसमें भी आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ AgBr इसमें भी आ रहा है, तो AgBr एक ऐसा ठोस है जो फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और शॉर्टकी दोष भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखना, एक कॉमन बात आ जाती है हमारी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिपरासरण क्या है, इसके उपयोग लिखिए। ठीक है बेटा, या फिर पूछ लेगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, या फिर पूछ सकता है प्रतिलोमन परासरण क्या है। ठीक है बेटे, तो इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं परासरण क्या होता है, पहले जान लेते हैं। परासरण मतलब हमारे पास दो पात्र हैं ये इस तरह से, और इन दोनों के बीच में क्या लगा, एक पाइप लगा है। ठीक है बेटा, इसमें हमने ले लिया है, इसमें लिया हमने विलायक, ठीक है, और इसमें लिया हमने विलियन। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या देखते हैं, परासरण क्या होता है, विलायक के कण विलयन की ओर क्या करते हैं, स्वतः प्रवाह करते हैं। किसमें से भैया, SPM में से। ये मैंने यहाँ पर SPM लगा दी, क्या लगा दी, सेमी परमेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन, या पार जिसको मैं बोल सकता हूँ अर्धपारगम्य झिल्ली। अब कण किधर मूव कर रहे हैं भैया, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं विलयन की ओर। लेकिन होता क्या है, मैं विलयन की सतह पर अगर यहाँ पर कोई पाई दाब लगा दूँ जो एयर मतलब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो, तो विलायक का प्रवाह होना क्या हो जाएगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा, किधर की तरफ, विलयन की ओर। तो उसे तो कहते हैं हम, जब स्वतः प्रवाह होता है तो उसे तो कहते हैं बेटे परासरण, क्या कहते हैं, परासरण। लेकिन जब हम इस पर कोई अतिरिक्त पाई दाब लगा दें, तो दाब लगने पर विलायक का प्रवाह रुक जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब। लेकिन हम यहाँ पर पाई से अधिक क्या करें, दाब लगाएं, क्या लगाएं, पाई से अधिक दाब हम किसके, विलयन की सतह पर लगाएं, तो विलयन में से विलायक के कणों का क्या होने लगेगा, प्रतिलोमन होने लगेगा। किधर, शुद्ध विलायक, विलयन में से विलायक के कणों का शुद्ध विलायक की ओर ही क्या होने लगेगा, अब परागमन होने लगेगा। तो इस यहाँ प्रतिलोमन होने लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोमन परासरण। क्या कहते हैं भैया, प्रतिलोमन परासरण। ठीक है, तो प्रतिलोमन परासरण जो है हमारा, ये कब होता है, अब डेफिनेशन यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर क्या करने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। चूंकि यह प्रक्रिया परासरण क्रिया के क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है, इसीलिए यह क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिलोमन परासरण या प्रतिपरासरण कहलाती है। ठीक है बेटा, अब इसका यूज इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रिया का प्रयोग समुद्री जल को शुद्ध करने में, मतलब समुद्री जल जो होता है उसको शुद्ध करने में या उससे शुद्ध जल प्राप्त करने में, ठीक है, और घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अब तो घर घर आरओ लगे होते हैं। ठीक है बेटे, आरओ मतलब जो घर में लगा होता है वही होता है बेटे रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, प्रतिलोमन परासरण। उसके बाद जान लेते हैं किसके बारे में भैया, मोलर या आणविक उन्नयन स्थानांक। ठीक है, एक तो होता है हमारा लाइक दिस, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसे K-B से, क्योंकि हमें पता है मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम किससे शो करते थे, KB से। ठीक है ना, इसको किससे शो करेंगे हम, K-B से, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, हाँ ये बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर शब्द जो आया है मोलर शब्द आया है, और जब तुम न्यूमेरिकल करते हो तो वहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ा होगा आपने। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, विलय का अनुभार बराबर क्या होता है बेटे, 100। देखो वहां पर लेते थे आप 1000, लेकिन यहाँ पर कितना लोगे, 100 लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या रखेंगे हम यहाँ पर, इंटू K-B, यहाँ पर डैश लगाएंगे, K-B इंटू W अपॉन डेल्टा TB। ये डेल्टा है बेटे, ऐसे बनेगा डेल्टा TB इंटू W। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, K-B की गणना कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर समझाइए। वेरी गुड भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, समझ में आ गई बात नहीं, तो बेटे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है पक्का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है
कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है एक सैद्धांतिक तरीका होती है या एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे हम अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पर पता लगा लेते हैं किसके बारे में भैया, अभी हमने रिएक्शन की थी कौन सी वाली, एथिल एसीटेट का जल अपघटन वाली करी थी। ठीक है बेटा, इसका जल अपघटन करा तो CH3COOH C2H5OH। ठीक है बेटा, तो इसका जल अपघटन करने पर हमें पता चल गया यहाँ पर इसकी आणविकता कितनी है भैया, 2 है। बट क्या कोटि का पता चला, नहीं पता, क्योंकि एक प्रायोगिक मेथड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि होती है यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अभिक्रिया की जो आणविकता होती है ये कभी शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोटि का मान शून्य हो सकता है। तो आणविकता का मान हमेशा सदैव 1, 2, 3 होता है बेटे। अगर 3 से अधिक की बात आए तो हर पद की अपनी आणविकता अलग होती है, ध्यान रखना, वे जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक या फिर क्या हो सकता है, भिन्नात्मक संख्या या दोनों प्रकार का हो सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, अब हमारी आणविकता हमेशा कैसी होती है, सदैव धनात्मक होती है, लेकिन कोटि क्या हो सकती है हमारी, धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्डी-सुलसे का नियम। ठीक है बेटे, तो इस नियम के अनुसार किसी भी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के स्कंदन में वह आयन प्रभावी आयन होता है जिस पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होता है। ठीक है बेटा, प्रभावी आयनों की संयोजकता बढ़ने के साथ साथ होता क्या है, उनकी स्कंदन क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे समझो, अब हमारे पास बात कर रहा हो धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम। धनायनों की स्कंदन क्षमता क्रम क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा धनायन किसकी स्कंदन क्षमता होगी, सबसे कम होगी Na पॉजिटिव की, उससे ज्यादा होगी किसकी भैया, हमारी Mg2 पॉजिटिव, उससे ज्यादा हमारी होगी Al3 पॉजिटिव, और उससे ज्यादा हमारी किसकी होगी, SN4 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम ये है। उसके बाद आता है हमारे ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम, Cl नेगेटिव, उससे ज्यादा किसकी होगी, SO4 पर 2 नेगेटिव, उससे ज़्यादा किसकी होगी, PO4 पर 3 नेगेटिव, और सबसे ज़्यादा किस पे होगी, अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN की होल 6 ब्रैकेट बंद 4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, विद्युत कण संचलन। क्या बेटे, विद्युत कण संचलन। तो विद्युत कण संचलन जो है हमारा, ये होता क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान रखना, इसको भी अक्सर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है, विद्युत कण संचलन। ठीक है, तो विद्युत कण संचलन को समझने के लिए पहली बात तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही यू सेफ एक क्या बनानी पड़ेगी, यू सेफ एक ट्यूब बनानी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, ओके, थोड़ा यहाँ पर चित्र नहीं बनेगा लाइक दिस, आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं इसे नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे ही समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, तो विद्युत कण संचलन क्या होता है, कोलाइडी विलयन जो होते हैं हम उसमें क्या करते हैं, आवेश लगाते हैं, विद्युत आवेश। तो विलयन में क्या बेटे, विलयन में कोलाइडी कणों को विद्युत की उपस्थिति में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति क्या कहलाती है, हमारी विद्युत कण संचलन कहलाती किया आएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, फिर समझ लेंगे, विलयन में कोलाइडी कणों की विद्युत की उपस्थिति में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति विद्युत कण संचलन कहलाती है। अब हमें पता है यदि हमारे पास सोल कैसा है, पॉजिटिव है, और सोल कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है बेटा, तो पॉजिटिव सोल किसकी तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव सोल किसकी तरफ करेगा, हमारा एनोड की ओर या कैथोड की ओर, कैथोड की ओर, और नेगेटिव सोल किसकी तरफ करेगा, हमारा एनोड की ओर। तो देखो, एनोड की ओर गति को ऋण कण संचलन तथा कैथोड की ओर गति को क्या कहते हैं, धन कण संचलन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण। तो बेटे टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी कणों का क्या है, एक प्रकाशीय गुण है। क्या है बेटे, एक प्रकाशीय गुण है। तो अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से क्या करते हैं, जब हम लोग ये चित्र देखेंगे जरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक कोलाइड विलयन लिया है, और कोलाइड विलयन को हमने अंधेरे में रखा है, और यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। प्रकाश डालने पर क्या होता है, जब हम उसके लंबवत देखते हैं किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के माध्यम से, तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, एक हमें क्या दिखाई देता है, टिंडल शंकु दिखाई देता है, जिसे चमकदार शंकु कहते हैं, और जिसको टिंडल ने क्या कहा,
उस शंकु को टिंडल ने टिंडल शंकु कहा, और उसके द्वारा जो लाइक दिस प्रकाश के कणों का जो प्रकीर्णन होता था कोलाइडी कणों के द्वारा, उसको ही क्या कहा हम, उसने टिंडल इफेक्ट कहा। ठीक है बेटा, जो प्रकीर्णित प्रकाश था। ठीक है, चलिए, तो अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। तो इस प्रभाव को सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को क्या कहते हैं बेटे, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, टिंडल प्रभाव कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, टिंडल प्रभाव देखने के लिए कहाँ मिलता है भाई? इसके उदाहरण अगर पूछने लगे तो हम कह सकते हैं पिक्चर प्रोजेक्शन के समय देखने के लिए मिलता है हमें हॉल में, और बाकी कहाँ देख सकते हैं हम, डस्ट भरे कमरे में भी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थानांक के लिए व्यंजक लिखिए एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है बेटा, तो कॉमन बात है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक का निगमन भी करा सकता है, ध्यान रखना। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक के लिए हम जो सूत्र बनाते हैं, क्या आता है हमारा, k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस, क्या जाएगा भैया हमारा, एनसीईआरटी के अनुसार ये होगा, और बट हम या करके क्या मान सकते हैं, log बेस a बटे a माइनस एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता होती है और ये हमारी अंतिम सांद्रता होती है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या आता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग व्यंजक का सूत्र। मैंने डायरेक्ट लिखा है, निगमन पर ध्यान दे लेंगे क्योंकि हो सकता है कि पेपर में निगमन पूछ ले, इसका डेरिवेशन पूछ ले, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, अब अभिलक्षण की अगर हम बात करते हैं, इसकी किसकी बात करते हैं बेटे, अभिलक्षण। तो पहला अभिलक्षण क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग या दर का मान अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। बिल्कुल भैया, अभिक्रिया की दर प्रपोर्शनल किसके होगी, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के। ठीक है, अगला टर्म्स कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, समय इनवर्स होता है बेटे, बिल्कुल ध्यान रखना है, इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए log 10 a मतलब सांद्रता है बेस के पदों में, और टी के मध्य जो ग्राफ है हमारा कैसा आता है, वो सीधी लाइन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है भैया, हमारा सीधी लाइन प्राप्त होता है, और कुल मिला के हमारी रेखा की प्रवणता क्या आएगी, k बटे 2.303। ठीक है, माइनस में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं टी हाफ बराबर जो होता है 0.693 अपॉन किसके होता है, के होता है। तो कहीं यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता मतलब आर नोड या आर हमने ए मानी है, उसका कहीं जिक्र आया है, नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की बात। तो बेटे N2O5 का जो विघटन होता है या एथिलीन का जो हाइड्रोजनीकरण होता है, या नाभिकों के सभी मतलब अस्थायी नाभिकों के सभी प्राकृतिक और कृत्रिम जो नाभिकीय क्षय है या रेडियोएक्टिव क्षय हैं, वो सब किसके, प्रथम कोटि बलगति के क्या होते हैं, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की बलगति का अनुसरण करते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रथम कोटि बलगति के कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। भौतिक अधिशोषण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है? ठीक है, तो बेटे अंतर मैंने कहा ना, लाइन खींच के लिखेंगे, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में डिफाइन किया है, अगर डेफिनेशन आती है तो बेटे भौतिक अधिशोषण क्या होता है, मान लो जब किसी पदार्थ पर कोई दूसरा पदार्थ दुर्बल वान डेर वाल्स बलों से क्या होता है, अधिशोषित होता है, तो उसे कहते हैं हम भौतिक अधिशोषण। लेकिन जब रासायनिक बलों के द्वारा मतलब गहनता से, ताकतवर मतलब पावरफुल तरीके से क्या होता है भैया, अधिशोषित होता है, तो उसे कहते हैं हम कौन सा भैया, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले भौतिक। तो ये वान डेर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है, ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, ये प्रकृति में उत्क्रमणीय है। ध्यान रखना, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक आसानी से द्रवणीय गैस सहजता से अधिशोषित होती हैं, ध्यान रखना। और इसमें जो अधिशोषण की एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है, कम होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है बेटा, तो अधिशोषण के लिए निम्न ताप क्या होता है, सहायक होता है। अगर ताप बढ़ता है तो याद रखना अधिशोषण क्या होगा, भौतिक घटेगा। ठीक है बेटा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो होता है इसे रसोवशोषण के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, अगर पेपर में रसोवशोषण आ जाए।
अब देखो उसमें किसके द्वारा होता है, वान डर वाल्स बलों के द्वारा, जबकि इसमें रासायनिक बंधों के बनने के कारण होता है। वो प्रकृति में विशिष्ट नहीं था, जबकि ये प्रकृति में क्या होता है, अति विशिष्ट होता है। अब भौतिक अधिशोषण कैसा था, उत्क्रमणीय, लेकिन ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो बिल्कुल एकदम तैयार हो रहा है। ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये कोई खास नहीं चलेगा। अधिशोषक की क्रिया करती है, रसावसन दर्शाती है, ये सेम सा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है, कितनी होती है, 30 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। अब भौतिक अधिशोषण जो होता है ये उच्च ताप पर क्या होता है, सहायक होता है, मतलब ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न पर टिप्पणी करो। तो विशिष्ट चालकता, ध्यान रखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, टिप्पणी का भी, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विशिष्ट चालकता ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। तो किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, हम उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। बेटे एक चालक तो और होता है, उसे भी पढ़कर देख लेंगे, उसका मात्रक भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कापा बटे रो। क्या होता है भैया, कापा बटे रो। ठीक है, ये रो है ऐसे। ठीक है, तो सॉरी, कापा बराबर 1/रो। ठीक है, ये रो है। चलिए मात्रक जो होता है इसका क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर होता है सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखना, साइमेंस भी बोल देते हैं फिजिक्स वाले इसको। आणविक या मोलर चालकता भैया, तो आणविक या मोलर चालकता जो होती है, तो जब हम किसी विद्युत अपघटक के 1 ग्राम अणु को घोलते हैं, याद रखना, और उससे प्राप्त विलयन की चालकता क्या कहलाती है, उसकी मोलर चालकता कहलाती है। डेफिनेशन आसान भी है और पेपर में पूछेगा भी। तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कापा इंटू वी के होता है, या फिर कापा इंटू 1000 बटे सी के, सी बोले तो सांद्रता यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर इनवर्स या मोल इनवर्स। ठीक है, नहीं तो सीमेंज वर्ग सेंटीमीटर मोल इनवर्स होता है। किसका मात्रक भैया, मोलर चालकता का। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अगर हम तुल्यांकी चालकता का जिक्र करें, तो जहां हम 1 ग्राम अणु लेते हैं ना, उसके स्थान पर 1 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, हमें तुल्यांक लेना पड़ेगा। इसे लैम्डा EQ से शो करते हैं, उसको लैम्डा M से शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस सूत्र में क्या करेंगे हम लोग, जब इसका सूत्र लिखेंगे M के स्थान पर क्या रखेंगे, N रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने M रख रखा है, C रख रखा है, तो वहां पर क्या रखेंगे, हम केवल रखेंगे N रखेंगे। क्या रखेंगे बेटे, N रखेंगे। लैम्डा EQ बराबर कापा इंटू 1000 बटे क्या रखेंगे, यहाँ पर N रखेंगे। क्या रखेंगे भैया, N। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, तुल्यांक चालकता का। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेल नियतांक। ठीक है बेटा, सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो हमें पता है सेल स्थिरांक की जरूरत हमें किसमें कब पड़ती है, जब हम लोगों ने किसी विलयन की चालकता ज्ञात की थी। तो चालकता ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था वीटस्टीन सेतु, तो वहां से इसका जिक्र आया था। तो किसी विलयन में चालकता की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। इसको G स्टार से शो करते हैं। तो G स्टार बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कापा बटे सी, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इससे ही दूसरा डेरिवेट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे, हेनरी का नियम। तो बेटे हेनरी का नियम, और एक यहाँ पर आता है राउल्ट का नियम। तो बेटे राउल्ट के नियम को जरूर देख लेंगे। हेनरी का नियम मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा पात्र होता है उसमें जब गैस ही होती है हमारी, और गैस में सॉरी पात्र जो होता है उसमें जब हमारा लिक्विड होता है, और उसमें हम क्या करना चाहते हैं, किसी गैस को क्या करना चाहते हैं, विलय करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर पिस्टन से क्या लगाना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। सिंपल सी बात क्या है, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलयता किसमें, किसी गैस की द्रव में विलयता। ठीक है बेटा, तो अच्छा सा रहेगा, द्रव में विलयता उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती है, बराबर होती है। तो M बराबर किसके होता है, हमारा Kp के होता है, जहाँ K स्थिरांक है, M गैस की मात्रा है। ठीक है बेटा, P क्या है, प्रेशर है। ठीक है, इसका सूत्र ऐसे भी लिख देते हैं, हमारा गणितीय सूत्र होता है P = KH × जाया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, KH यहाँ हेनरी कांस्टेंट है, जाया क्या है यहाँ पर हमारा, क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और P क्या है हमारा यहाँ पर दाब है। नेक्स्ट याद रखेंगे, हेनरी के नियम की जो सीमाएं होती हैं वो क्या क्या है। ठीक है बेटा, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग जो आ जाते हैं वही सोडा वाटर में, जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, सोडा वाटर जो होते हैं उसमें CO2 की विलयता के लिए उच्च दाब पर सील किया जाता है। ठीक है बेटा, और गोताखोर वाला आ जाता है, या फिर पर्वतरोही वाला क्या जाता है, एग्जाम्पल आ जाता है किसमें, अनुप्रयोग में। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है बेटा, तो ये जो नियम है केवल तनु विलयनों के लिए ही क्या है भैया, मान्य है, ध्यान रखना। और विलयन का दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला टर्म्स क्या कहता है, गैस का जो विलायक में
न तो वियोजन हो और न ही संगुणन हो, मतलब ना तो वो टूटे ना वो जुड़े। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, याद रखना 2 पॉइंट मेन है, दाब बहुत अधिक ना हो और ताप बहुत कम ना हो, ठीक है बेटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जल में जो विलयता होती है वो ताप बढ़ने पर क्या होती है, घटती है, ये ध्यान रखना। किसमें भैया, गैसों की द्रवों में विलयता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पेप्टिक कारक क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेपण के लिए उपयुक्त पेप्टिक कारक लिखिए, ठीक है बेटा। तो पेप्टिक कारक क्या होता है या पेप्टिकरण क्या होता है, हमने पढ़ा है। पेप्टिकरण ताजे बने अपक्षेप को विद्युत अपघटन मिलाकर पुनः कोलाइड डिवीजन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रम होता है उसे पेप्टिकरण कहते हैं, और इस प्रक्रम में प्रयुक्त विद्युत अपघटक को क्या कहते हैं, पेप्टिक कारक कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड जैसे है तो उसमें क्या चाहिए हमें, फेरिक क्लोराइड पेप्टिक कारक का तनु विलीन मिलाकर क्या करते हैं, स्थायी सोल प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ तक क्या हो गया भैया, क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। नंबर 1, तो आपको ध्यान रखना है, आपको तैयार करनी है भैया संकुलन क्षमता। क्या ज्ञात करनी है भैया, संकुलन क्षमता। ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट, जिसमें आपको मिलेगी, किसमें भैया, सॉलिड स्टेट में। ये एक बार नज़र मार लेंगे क्योंकि आपका पूछ सकता है वो बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड या फिर एफसीसी, दोनों में से एक पर पूछ लेगा। हमें पता है इसमें 68% होती है और इसमें 74% होती है, लेकिन आपको निकाल कर देख लेनी है, ठीक है बेटा। एक छोटा क्वेश्चन आपका ज़रूर बन सकता है, आपके 7 टाइप के जो हैं क्या है भैया, क्रिस्टल जालक, 7 क्रिस्टल टाइप से हमारे याद है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहाइड्रल, ऐसे वाला। तो उस पर एक नज़र मार लेंगे, वहाँ से एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर से हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं किसकी भैया, पी ब्लॉक की, ठीक है बेटा। मैंने पी ब्लॉक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सभी वीडियो में करा दिए हैं। पीछे एक वीडियो पड़ी हुई है पी ब्लॉक की, वो आपने देख ली होगी, नहीं है तो देख सकते हैं बेटे, वो इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसके बाद मैं पहुंचता हूँ डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक की भी वीडियो मैंने आज ही सुबह अपलोड करी है, उसे भी जरूर देख लेंगे बेटे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन श्योर 5 नंबर का लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद बचा हमारा क्या भैया, एक चैप्टर बचा है लास्ट। दूसरी चीज़ हमारी एक और बच रही थी, हाँ, न्यूमेरिकल। तो मैंने फर्स्ट से लगाकर यूनिट 4 तक के सारे न्यूमेरिकल क्या कर रखे हैं, एक ही वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उन पर भी ध्यान दे लेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हम आगे, किस पर भैया, आगे हमें जानना है किसके बारे में, कि हमारा जो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मतलब उपसय संयोजन रसायन। तो बेटे वहां से क्वेश्चन बन सकता है पहला, याद रखना, द्विक लवण और संकर लवण में अंतर पूछ सकता है। किसमें भैया, द्विक लवण और संकर लवण में क्या पूछ सकता है आपसे, अंतर पूछ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या है भैया हमारा, लीगेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीगेंड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आपसे किसके बारे में पूछ सकता है वो, होमोलेप्टिक संकुल या हेट्रोलेक्टिक संकुल के बारे में पूछ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं। तो लिगेंड हो गया हमारा, द्विक्लवन संकर लवण हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का IUPAC नामांकन, ठीक है बेटा। इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा नामांकन की, ठीक है बेटे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी भैया, उसके बाद बर्नर थ्योरी है और एक है हमारी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। तो वर्नर सिद्धांत जो है, वर्नर सिद्धांत पे क्वेश्चन कम पूछता है, सॉरी, वर्नर सिद्धांत पे क्वेश्चन पूछेगा, वैलेंस VBT पे क्वेश्चन कम पूछता है, ध्यान रखना। उसके बाद आती है हमारी CFT। CFT में एक इंपॉर्टेंट टर्म्स तो सबसे पहला क्या है हमारा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है भैया हमारा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद रखना, इसे भूलना मत, तैयार जरूर कर लेना। और एक क्वेश्चन हमारा इस पर पूछ सकता है हमारा रंग पर, DD ट्रांजिशन। क्या है भैया, DD संक्रमण, इंपॉर्टेंट है। DD संक्रमण के बारे में मैंने किसमें बता रखा है भैया, डी ब्लॉक वाले चैप्टर में बता रखा है, मतलब वीडियो में बता रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बता दें आपको बेटे, कोलाइड वाले विलियन में से एक है फ्रेंडलिक समतापी, उस पर भी नजर मार लेंगे क्योंकि फ्रेंडलिक समतापी पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, फ्रेंडलिक समतापी, ठीक है। और बाकी ब्राउनी गति सब जानते हैं, नॉर्मल सा है, ब्राउनी गति इतना हार्ड नहीं है। एक है हमारा क्या भैया, लाइक दिस, इसी चैप्टर में है स्वर्ण संख्या,
ठीक है बेटा। एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं किया गया है, बाकी प्राइवेट बुकों में उसको मॉडल वगैरह में दिया गया है, तो एक बार उस पर नज़र ज़रूर मार लेंगे। तो चलिए भाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा दी है। देखो भाई, कोशिश मैंने पूरी करी है कि आपका लगभग 90% तक पेपर आपको मेरी वीडियो से मिल जाए, लेकिन हो सकता है अगर आपको 70% तक भी मिला तो देखो भाई, पेपर सोल्व करके आना। कोशिश मैंने पूरी 90 की है, ठीक है। चलिए भाई, तो अच्छे से पेपर दे के आना, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है फिर। और जैसे ही आप लोग पेपर दे के आए तो एक बार भाई वीडियो में कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको पेपर देने के बाद कैसा फील हुआ, या मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, जो तैयारी कराई, उससे कुछ आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। ठीक है बेटे, कमेंट्स करना मत भूलना, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। तो मिलते हैं फिर पेपर के बाद। बाकी आप रेडी हो तो चलिए भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।